हेलो दोस्तों। मेरी शादी को पूरे 10 साल का वक्त बीत गया है और जितनी मोहब्बत मुझे अपनी बीवी से है उतनी मोहब्बत मैंने कभी किसी से नहीं की। कहने को ऊपर वाले ने मुझे औलाद दिया है, मगर औलाद की मोहब्बत एक तरफ और मेरी पत्नी की मोहब्बत एक तरफ है। मैं हर चीज़ अपनी बीवी पर कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा रहता हूँ। मैं ऑफिस में ही बैठा अपना काम कर रहा था जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ। मैंने मोबाइल की तरफ नज़र दौड़ाई तो घर से ही फ़ोन था। मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरी पत्नी इस बात को जानती थी कि मुझे ऑफिस टाइम पर कॉल करने वाले पसंद नहीं हैं। मैंने घर में बता रखा था कि मुझे ऑफिस के वक्त कॉल नहीं किया करो क्योंकि मैं काम में बिजी होता हूँ। इसीलिए हैरानी की वजह थी। मैंने फौरन कॉल रिसीव की और जो बात आगे से मुझे बताई गई वो सुनकर मुझ पर सन्नाटा छा गया। जब अगली तरफ से एक और बात की गई तो मैं फौरन होश में आया। अगली तरफ कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था, जो सिर्फ 10 साल का था। वह मुझे बता रहा था कि मम्मी का कार एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें फौरन ही अस्पताल भेज दिया गया है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। पापा, आप आ जाइए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिलहाल मैंने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे को संभल कर रहने का कहकर फौरन अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि उसकी तकलीफ सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तेज ड्राइविंग करते हुए अस्पताल पहुंचा तो बाहर ही मेरा साला खड़ा हुआ था। वह फौरन मेरे पास आया और मैं उसे देखते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारी दीदी? सब ठीक तो है? जब वह रोते हुए मेरे गले से लग गया तो उसका रोना मुझे और परेशान कर गया। मैं उसे झंझोड़ते हुए बोला, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे वजह तो बताओ, कोई तो बात होगी। इस तरह से रोने से प्रॉब्लम हल नहीं होते। मेरी बात सुनकर वह मुझसे अलग हुआ और मेरी तरफ देखते हुए बोला, दीदी का कार एक्सीडेंट बहुत जोरों से हुआ है। उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि अब कोई चमत्कार ही होगा जो आपकी बहन को बचा सकता है। अपने साले की यह बात सुनकर मैंने अपना सर थाम लिया। वह क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और अपना सिर हाथों में थाम लिया। मेरा एक 10 साल का बेटा था। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे को कैसे संभालता? मेरा क्या होता? मैंने तो जब से शादी की थी अपनी बीवी के पीछे ही चलना सीख लिया था। जैसा वह कहती थी मैं कर दिया करता था। मैं कभी उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करता था। थोड़ी देर और गुजरी। जब डॉक्टर बाहर आए, मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर को सवालिया नज़रों से देखने लगा। वह मुझे देखते हुए बोले, आप उनके पति हैं? मैंने फौरन सर हाँ में हिलाया। वह मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके केबिन में चले गए, जिसका साफ मतलब था कि कोई ज़रूरी बात है। और उसी चीज़ से मैं घबरा रहा था क्योंकि जब भी ऐसा होता था कोई मनहूस खबर ही सुनने को मिलती थी। मैं इसी वजह से काफ़ी परेशान हो गया था। मैंने अपने साले के साथ कदम बढ़ाए और डॉक्टर के केबिन पहुंच गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा था। मैं खामोशी से डॉक्टर के सामने लगी मेज़ की कुर्सियों पर बैठ गया। वो मुझे देखते हुए बोले, आपका नाम क्या है? मैं फौरन बोला, जी, मेरा नाम दीपक है। मेरी पत्नी की हालत कैसी है? सब ठीक है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने सिर को हल्की झुकावट दी और मुझे देखते हुए बोले, देखिए मिस्टर दीपक, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आपको मालूम है आपकी पत्नी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनके दोनों पैर खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि अगर समय पर उनका इलाज न कराया जाता तो वो जिंदगी की बाजी हार जाती। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आपकी पत्नी कभी पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। ऐसा हो सकता है कि उनके पैरों की ताकत वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। डॉक्टर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं सांस लेना तक भूल गया हूँ। जिस पत्नी को मैंने हथेली का छाला बनाकर रखा था वो इतनी बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो चुकी थी। मैंने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं खामोशी से डॉक्टर के केबिन से बाहर आकर कॉरिडोर में बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मेरा साला भी मेरे पास बैठा हुआ काफी रो रहा था। मेरी पत्नी से उसके घरवाले भी बहुत प्यार करते थे। आखिर वो थी ही इतनी अच्छी औरत। काफी देर तक मैं खामोशी से बैठा रहा। इसके बाद मैंने हिम्मत करके अपने कदम वार्ड की तरफ बढ़ाए, जहां मेरी बीवी को दूसरी जगह कर दिया गया था।
मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी से मुलाकात से पहले मैंने अपने चेहरे के भाव संभाल लिए थे, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है। मैं वार्ड में दाखिल हुआ तो वो खामोशी से लेटी हुई थी। मेरी नज़र उसके पैरों पर गई तो उस पर चादर डली हुई थी। मेरी आंखों में लम्हे भर के लिए नमी चमकी, मगर मैंने फौरन अपने जज्बात को काबू में कर लिया और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। मैंने बहुत प्यार से उसके माथे पर एक किस दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आरती, परेशान मत हो, भगवान की परीक्षा है। हमें हर परीक्षा को साथ मिलके पूरा करना है। ऊपर वाला तुम्हें जल्द ही ठीक कर देगा और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। मेरी बात सुनकर वो बहुत रोने लगी और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे देखते हुए बोली, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब कैसे हो गया? वो रोती जा रही थी और एक ही बात कर रही थी। तभी वहां मौजूद एक नर्स मुझे देखते हुए बोली, पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाएगी, आप कोशिश करें कि ये न रोए। मैं अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए बोला, प्लीज़ आरती, खामोश हो जाओ। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? होश से काम लो। मेरी बात सुनकर भी वो खामोश नहीं हुई। शायद उसे कोई सहारा चाहिए था। नर्स एक बार फिर मुझे गुस्से से देखकर बोली, आप बाहर चले जाइए। आपकी वजह से पेशेंट परेशान होकर रो रही हैं। हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल भी और स्ट्रेस में आए। मैंने एक कहर भरा नज़र नर्स पर डाली और गुस्से से बोला, फिलहाल आप बाहर चली जाइए। मैं अपनी बीवी के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ। मेरे गुस्से भरे अंदाज को देखकर लम्हे भर के लिए मेरी बीवी भी डर गई और खामोशी से मुझे देखने लगी। नर्स ने मुझे देखा और फिर खामोशी से बाहर चली गई। मैं अपनी बीवी के पास ही बैठ गया और उसे सहारा देकर उठाया। उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसके बाल सहलाते हुए बोला, नहीं आरती, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान पर क्यों न खेलना पड़े। मैं तुम्हारी तबीयत को हर हाल में ठीक करके ही रहूंगा। मैं ऊपर वाले के आगे गिड़गिड़ाऊंगा, वो तुम्हें ज़रूर सेहत देगा। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। मैं बार बार उसे दिलासा दे रहा था। वजह यही थी कि मेरे पास सिर्फ मेरी एक पत्नी थी, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। मेरा बेटा भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और हम दोनों ही आरती को कुछ नहीं होने दे सकते थे। थोड़ी देर बाद वार्ड में डॉक्टर आ गई थीं। उनके साथ वही नर्स भी मौजूद थी। डॉक्टर मुझे देखते हुए बोलीं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी पत्नी कभी ठीक नहीं होगी। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको हौसले से काम लेना होगा। मैं खामोश हो गया था। भला मैं क्या ही बोलता। मैं खामोशी से बाहर आकर बैठ गया था। वो लोग अब अपनी कार्रवाई करने लगे थे। करीब 2 दिन मेरी पत्नी को और अस्पताल में रखा गया और फिर उसे जाने की इजाज़त दे दी गई। मैं उसे बहुत एहतियात से अपनी गोद में उठाकर घर लाया। मेरा बेटा अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी परेशान था, लेकिन मैंने उसे यही हौसला दिया कि अब हमें उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तभी जाकर वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। मेरी बीवी तो पल पल रोए जा रही थी। उसके लिए यह सब कुछ सहन करना बहुत मुश्किल था। वह बहुत ही फुर्तीली औरत थी, हर वक्त काम में ही मग्न रहती थी। अब उसे एक जगह बैठना भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर मैंने उसे यही समझाया कि कुछ वक्त के लिए आराम करो, उसके बाद तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर हम सबका ख्याल रखोगी। और वह बस खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी। न वह अब किसी बात का जवाब देती थी और न ही आगे से कोई सवाल करती थी, वरना हर वक्त वह मेरे साथ उलझती रहती थी, प्यार जताती थी। उसकी यही अदा तो मुझे भांती थी और मैं उससे मोहब्बत करता था। लेकिन अब जो मेरे साथ हो चुका था, उसके सहारे मुझे किसी भी तरह जिंदगी को गुजारना था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था। हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि अचानक से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई है। अब तो वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। हाँ, उसके पैर टूट गए थे, लेकिन इतनी हालत भी खराब नहीं थी कि वह अपने हलक से एक निवाला भी न उतार पाए। मैंने यही सोचा कि एक बार उसका अस्पताल में चेकअप करवा देता हूँ, ताकि मालूम हो सके कि उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैंने अपनी बीवी को लिया और अस्पताल पहुंच गया। वहां डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि फिलहाल उनकी तबीयत ऐसी ही रहेगी।
न कुछ खाने को दिल करेगा और न ही कुछ बात करने को। आप लोगों को बहुत ही तरीके से उनके साथ व्यवहार रखना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। मुझे हद से ज्यादा परेशानी होने लगी थी कि अब क्या होगा। वक्त और तेजी से गुजरने लगा था। मेरी बीवी की तबीयत को पूरे 2 महीने का वक्त बीत गया था, और इन 2 महीनों के दौरान मैं अपनी बीवी के एक बार भी करीब नहीं गया था। ये बात मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी। मैं एक मर्द था, और एक मर्द की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। मैं जुबान से नहीं कहता था, लेकिन मेरा शरीर उस ख्वाहिश की जरूरत था। मैं कुछ सोचकर आज अपनी बीवी के पास लेट गया था। मैंने यही सोचा था कि मैं लफ्ज़ों और बातों में ही उसे अपनी इच्छा समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या चाहता हूं। हाँ, मैं इस बात को मानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं उसकी तबीयत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान भी था, मगर मैं यह भी चाहता था कि मैं उसके साथ ताल्लुक़ बना लूं, उसके साथ संबंध कायम कर लूं। यही सोचकर मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा था, जब वह तुरंत बोली, "हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है।" उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं तुरंत बोला, "आरती, एक बात कहूं?" उसने सिर को हल्की सी हिलाया। मैं उसके चेहरे को अपने दिल में बसाते हुए बोला, "इस वाकये को पूरे 2 महीने बीत गए हैं और मैं बहुत अजीब कैफियत में हूं।" तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोल लीं और मेरी तरफ देखते हुए बोली, "आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी।" मैंने तुरंत जवाब दिया, "हाँ, मुझे इस बात का पता है। दरअसल, मैं कुछ और चाहता हूँ।" मैं बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह मेरी पत्नी थी और मैं उसका पति। उस पर यह जरूरी था कि वह मेरी जरूरत को समझे। इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, "मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ।" मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही वह बोली, "आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। आप यह बात कैसे कह सकते हैं? आप देख रहे हैं ना कि मैं किस हालत में हूं। मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे।" यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, और मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। उसके आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, "आरती, मेरा मतलब यह नहीं था।" वह तुरंत बोली, "आपका मतलब जो भी हो, आपने मुझे यह बात समझा दी है कि एक पत्नी का धर्म सिर्फ यही होता है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। क्या पति का धर्म यह नहीं होता कि वह अपनी पत्नी का ख्याल रखे? यह मेरी गलती नहीं है, यह सब ऊपर वाले का नियम है। उसने ही मेरी जिंदगी में यह सब लिखा होगा। तभी तो मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, और आपको इतनी जल्दी यह सब करने की लग गई है।" उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गया। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, "नहीं, बस मैं तुमसे अपनी तकलीफ साझा कर रहा था। मुझे माफ़ करना। अब मैं तुम्हें दोबारा इस बात के लिए परेशान नहीं करूंगा। तुम आराम करो, मैं छोटे को देख आता हूं।" ये कहते हुए मैं तुरंत अपने बेटे के कमरे की ओर बढ़ गया, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी का और सामना नहीं करना चाहता था। उसने जिस तरह से मुझसे बातें कीं, वह मुझे बहुत बुरी लगीं। न वह मेरी तकलीफ समझ रही थी और न मेरे जज्बात। इसीलिए मैं खामोशी से अपने बेटे के कमरे में आकर उसके पास लेट गया था। वह वक्त से पहले ही सो जाया करता था, क्योंकि सुबह सवेरे उसे स्कूल जाना होता था। मैं काफी देर तक बैठा इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, जब अचानक मेरा मोबाइल बजा। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी। मैंने कुछ सोचकर उसकी कॉल को रिसीव कर लिया। वह तुरंत बोला, "बाहर आ जाओ, चाय पीते हैं। बाकी दोस्त भी आ रहे हैं, तुम अच्छा महसूस करोगे। वैसे भी तुम इतने दिनों से काफी परेशान लग रहे हो।" यह सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। वैसे ही अपनी पत्नी से जिस तरह की बात मेरी हो गई थी, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके सामने जाऊं। यही सोचा कि कुछ देर दोस्तों के पास बैठूंगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा। बाहर आकर मैंने अपनी पत्नी को एक निगाह देखा, जो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं खामोशी से अपने दोस्तों के पास चला गया। मैं होटल पहुंचा तो वहां पर मेरे सारे दोस्त बैठे हुए गप्पे मार रहे थे और चाय के मजे ले रहे थे। मुझे देखकर सब खड़े हो गए और मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में भी पूछने लगे। मैंने सबको संक्षेप में बता दिया और अपने सबसे करीबी दोस्त के पास बैठकर चाय पीने लगा। वह सब हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, मगर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझसे सवालात भी किए जा रहे थे, जिनके जवाब मैं सिर्फ हाँ और हूँ में दे रहा था। इसके अलावा मेरे पास और कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद सब जाना शुरू हो गए।
तभी मेरे सबसे करीबी दोस्त ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मुझे बताओ, भाभी की तरफ से परेशान हो या फिर कोई और बात है? ये सुनकर मैं चुप हो गया। मैं उसे कैसे बताता कि मैं अपनी जाती जिंदगी में कितना ज्यादा परेशान चल रहा हूं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और मुझे अपने साथ लगाते हुए बोला, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी नाम ही मुश्किलों का है, मगर तुम इस तरह से अपने चेहरे को उदास कर लोगे और अपनी जिंदगी को भूल जाओगे तो कैसे आगे की जिंदगी बिताओगे? मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे अपना भाई कहते हो और फिर भाई को अपनी परेशानी भी नहीं बताते। वह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर चुका था। मैं काफी देर तक खामोश रहा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू जानता है, तेरी भाभी के पैर टूट गए हैं। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वह मुझे या अपने बच्चे को वक्त दे सकें। मैं यह नहीं कहता कि मैं उनसे नाराज हो रहा हूं या अब यह सब चीजें देखकर बोर हो चुका हूं। मैं एक मर्द हूं यार। तू जानता है ना, मैं हर चीज पर समझौता कर सकता हूं, हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन मैं फितरी मर्द हूं, जिसको अपनी ख्वाहिश के लिए एक औरत चाहिए होती है। हाँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूं और इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं यह बोलकर खामोश हो गया, जबकि वह मेरी बात मतलब समझ चुका था। वह मुझे देखते हुए बोला, हाँ, मैं तेरी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? भाभी की तबीयत तो वाकई ऐसी नहीं है कि तू उनके करीब जाए, मगर एक हल है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी इस काम में मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरा दिल इस चीज के लिए राजी नहीं है। मगर तेरी परेशानी को देखकर मैं यह करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर मैंने एक झटके से उसकी ओर देखा था। मैं हैरान भी हुआ था कि भला इस चीज का हल मेरी पत्नी के अलावा इसके पास कैसे हो सकता है। वह मुझे देखते हुए बोला, पास में एक कोठा है। शायद तुम नहीं जानते क्योंकि वह बहुत अंदर की तरफ है। जवानी के दिनों में जाया करता था, जब शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। अगर तुम चाहो तो अपनी इच्छा को वहां पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें इस चीज के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा। हाँ, मैं तुम्हें इस चीज के लिए बोल रहा हूं कि तुम वहां जाकर कुछ पल लज्जत हासिल कर लो, उसके बाद वापस आ जाना। तुम एक मर्द हो और एक मर्द के लिए बर्दाश्त करना वाकई मुश्किल होता है, उसने एक लहजे में बोला था, जबकि मैं चुप हो गया था। मैंने इस बात का उसे कोई जवाब नहीं दिया था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हम दोनों खड़े हो गए थे। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए और बोला, अगर तुम्हें सही लगे तो तुम चले जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। यह बोलकर वह अपने रास्ते चला गया था और मैं अपने रास्ते। हाँ, उसने मुझे एड्रेस बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, जिसका मतलब था कि अगर मैं जाना चाहूं तो मैं अकेला जा सकता हूं और इस बात का पता किसी को भी न हो। मगर मैं खामोशी से घर आ गया था। मैं अपने कमरे में आकर बैठा तो मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी थी, जिसके पांव पर चादर डली हुई थी और वह गहरी नींद सो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसा वक्त आ गया था। मैं जब भी रात को अपने दोस्तों के पास से आता था तो अपनी बीवी के साथ घंटों बैठकर बातें किया करता था। उसे अपने दिल की हर बात बताता था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद मैं उसके करीब जाता था, उससे अपनी इच्छा को पूरा करता था, उसे प्यार देता था। मगर अब हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से एक सवाल करते थे, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, जबकि वह भी मुझसे सिर्फ यही पूछती थी, आप कैसे हैं, आपने खाना खाया या नहीं। इसके अलावा हमारे दरमियान अब कोई बात ही नहीं होती थी। वह अपनी तबीयत की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। न वह मुझसे ज़्यादा बात करती थी और न ही अपनी औलाद से। कोई मेहमान आ जाता तो उससे भी दो बातें करके खामोश हो जाती थी, वरना इससे पहले वह बहुत अच्छी और प्यारी औरत थी। मगर अब उसका रवैया जितना बदल रहा था, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थीं। मैं काफ़ी देर तक बैठा उसे ही देखता रहा और फिर कब मैं गहरी नींद में गया, मुझे कुछ पता नहीं लगा। वक्त और तेज़ी से गुजरता चला गया था। मेरे दोस्त रोज़ मिलते थे, लेकिन मैं कभी-कभी ही जाया करता था। आज भी मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि मैं अपनी पत्नी के करीब जाऊं। यही सोचकर मैं कमरे में आया तो वह दर्द से कराह रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और उसकी दवाइयां देखने लगा।
जो वह दर्द के लिए खाया करती थी। मैंने फौरन ही उसकी तरफ दवाई बढ़ा दी, जो वह मुंह में रखकर निगल चुकी थी। उसके बाद उस पर नींद तारी होती चली गई थी और वह सो चुकी थी। लम्हे भर के लिए मुझे उसकी जात पर रहम आया था कि वह कितनी बेबस हो गई है। अगर मैं या नौकरानी उसकी मदद नहीं करते थे तो वह वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। उसकी लाचारी को देख मुझे तरस आ रहा था, मगर अचानक ही मेरी आंखों में एक अजीब सा सर्द बना था और मैं कमरे से उठकर बाहर आ गया था। मैं बेचैनी के आलम में जमीन को घूर रहा था। मेरे दोस्त की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मुझे कोठे पर जाकर अपनी हसरत को पूरा कर लेना चाहिए। मैं कितना बर्दाश्त करता। मैं रोज अपनी बीवी के करीब जाता था और अब मैं पूरे 2 महीने से उसके पास नहीं गया था। यही चीज मुझे बेचैन कर रही थी। मैं एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब कोठे जाकर ही अपने आप को सुकून पहुंचाऊंगा। मैं घर से बाहर निकल आया था और उस रास्ते की तरफ निकल गया था जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। दिल में डर भी था और अजीब सी बेचैनी भी थी कि अगर किसी को मेरी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मैंने रास्ता दूसरा अपनाया था ताकि कोई भी मेरा अपना मुझे नजर न आए। मैं जैसे ही उस गली में दाखिल हुआ तो मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा था। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी और बच्चों का चेहरा आ रहा था। एक पल के लिए मेरे दिल में यह बात आई कि यह सब ठीक है जो मैं करने जा रहा हूँ, यह कहीं पाप तो नहीं। मगर फिर मैंने अपनी ही ना की थी कि भला यह पाप कैसे हो सकता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। इसके अलावा तो मैंने कोई और बात सोची ही नहीं थी। मैं कोठे के दरवाजे पर पहुंच गया था। वहां पर कई औरतें खड़ी हुई थीं, मुझे अंदर आने को बोल रही थीं। मैं चुपचाप अंदर चला गया था। वो लोग मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई थीं, जहां पर कोठे की मालकिन बैठी हुई थी और पान चबा रही थी। जब एक लड़की मेरे पास आई थी और मेरा हाथ थामकर अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगी थी, इसका मतलब यही था कि वह मेरे साथ रात बिताने के लिए तैयार है। देखने में वह अच्छी भली थी, इसीलिए मैंने उसका चुनाव कर लिया था और उसके साथ कमरे में चला गया था। मेरा दिल मुझे गलत करने पर मजबूर कर चुका था, लेकिन दिमाग इस चीज की ना कहता था कि नहीं, यह गलत है, बीवी के साथ धोखा है। मगर दिल कहता था कि अब यहाँ ही आ गए हो तो एक बार अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ही लूं। भला बीवी को कौन बताएगा और इसमें मेरी क्या गलती है। जब यह सब मेरे नसीब में लिखा ही है तो यह तो होकर रहेगा। यही सोचकर मैं उसके पास चला गया था और उसका हाथ थामकर बिस्तर पर बैठ गया था। लेकिन मैं अभी उसके करीब जाता, उससे पहले ही मुझे एक घबराहट सी हुई थी और मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया था। मैं अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। सोच लिया था कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा जो मुझे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दे। यही सोचकर मैंने सर को ना में हिलाया था और उस औरत को कहा था, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर मैं रुका नहीं था, बल्कि उस कोठे की गली से भागता हुआ निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा था। मैं लगातार अजीब सी सोच का शिकार था। घर पहुंचकर मैं अपनी बीवी के पास गया था और बिना समझने का मौका दिए बिना उसे सीने से लगा लिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे इस तरह करने से वह भी जाग गई थी और मुझे हैरानी से देखने लगी थी कि मुझे अचानक से क्या हो गया है। उसने मेरा कंधा झंझोड़कर मुझसे पूछा भी था कि सब ठीक है, कोई बात हो गई है, मगर मैंने जवाब नहीं दिया था और उसे अपने सीने से लगाए ही रखा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अब मेरी पत्नी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया था, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। पैर कुछ इस तरह से टूटे थे कि वह बहुत ज्यादा मुश्किल में आ चुकी थी। आज उसकी दवाइयां पूरी तरह से खत्म हो गई थीं, जिसकी वजह से मैं अस्पताल उसकी दवाइयां लेने के लिए आ चुका था। मैं अपनी पत्नी के डॉक्टर से भी मुलाकात करना चाहता था, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। यही सोचकर मैं अस्पताल की फार्मेसी से ही दवाइयां ले रहा था। दवा लेकर मैं डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा तो अचानक मेरे नाम की पुकार पर मैं अपनी जगह पर ठहरा था। मैंने पलट कर देखा तो एक लेडी डॉक्टर खड़ी हुई थी। उसने सफ़ेद कोट पहना था और हाथ में कुछ फाइलें थीं। मैंने फौरन इनकी तरफ बढ़ा और हेलो किया। जब वह मुझे देखते हुए बोली थी, आप यहाँ कैसे? और कुछ पल चुप हो गई थी और फिर बोली थी, मैं पूछ सकती हूँ कि आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने दरअसल अपनी पत्नी की दवाइयाँ लेने के लिए आया था और उनके डॉक्टर से भी मुलाकात करना चाहता था। वह फौरन बोली थी, हाँ,
मैंने आपका जिक्र सुना था, डॉक्टर गौतम के ही पेशेंट है ना? मैंने सिर को हाँ में हिलाया था। वह फौरन बोली थी, तो किस लिए आते हैं आप उनके पास? मैं हैरान हो रहा था कि वह मुझे जानती भी हैं, फिर भी मेरे आने की वजह पूछ रही हैं। मैंने फौरन उन्हें सारी बातें बता दिया था कि मेरी पत्नी के साथ क्या दिक्कत आ चुका है और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरी बात सुनकर वह बोली थी, डॉक्टर गौतम अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा इलाज भी करते हैं, मगर जो आपकी बीवी के साथ प्रॉब्लम है, माफ़ी के साथ, लेकिन वह मिस्टर गौतम के पास नहीं है। मैंने हैरान होकर उस लेडी डॉक्टर को देखा था, वह किस तरह की बात कर रही थी। मैंने फौरन बोला था, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहती हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जबकि मैं पल भर के लिए चुप हो गया था। उसने एक अजीब सा इशारा मुझे अपनी आंखों से किया था, जिस वजह से मैं चुप होकर उसके पीछे चलने लगा था। मैं हैरान भी था कि अचानक से यह औरत मेरे सामने क्यों आ गई है और यह इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। मगर मैंने भी सोचा कि उनकी बात सुन लूं। डॉक्टर गौतम एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने मेरी बीवी को बहुत अच्छा भी कर दिया था, इसीलिए मैं हैरान हो गया था। मैं उस लेडी डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ तो वह मुझे देखते हुए बोली थी, दरअसल मैंने ऐसे कई मरीजों को ठीक किया है। मैं जानती हूँ, टांग टूट जाना एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है। अगर इंसान के पैरों में कुछ हो जाए तो वह सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। डॉक्टर गौतम आपकी बीवी का जितना भी इलाज कर लें, आपकी बीवी कभी पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। ये सब एक दिलासा है, पैसे बटोरने का बहाना है। मैंने हैरान होकर इस लेडी डॉक्टर को देखा था जो इस तरह की बात कर रही थी। वह बोली थी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी ठीक हो जाए तो मेरे पास इसका एक हल है। मैं आपको एक लोशन देना चाहती हूँ जो आप अगर अपनी बीवी के पैरों पर लगाएं तो उनके पैर जुड़ सकते हैं और वह ठीक हो सकती हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। मैंने फौरन बोला था, भला ऐसा कौन सा लोशन है जो इतना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? डॉक्टर गौतम तो बहुत ही मंजे हुए डॉक्टर हैं, उनसे ही मेरी बीवी बाकी के इलाज भी करवाती थी। इसीलिए मैंने उनसे यह इलाज भी करवाने के बारे में सोचा था। क्या उन्हें इस लोशन के बारे में मालूम है? वह सिर नहीं में हिलाते हुए बोली थी, इस लोशन के बारे में किसी को नहीं मालूम। आप मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बीवी को ठीक करें तो मुझसे वह लोशन खरीद सकते हैं। मैं फौरन बोला था, भला वह लोशन आपने कहाँ से लिया है? और जो बात फिर उसने कही वह सुनकर मैं दंग रह गया था। उसने मेरी तरफ वह लोशन बढ़ा दिया था और फौरन बोली थी, इसका रिएक्शन फौरन आएगा, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था, लेकिन चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया था। मैंने उनसे पैसे पूछे तो वह फौरन बोली थी, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप यह अपनी बीवी के पैरों पर लगा देना, वह ठीक हो जाएंगी। मैं फौरन राजी हो गया था और अपने घर की तरफ आ गया था। मैं काफी ज्यादा खुश भी था कि अगर मेरी बीवी एक लोशन के जरिए ठीक हो सकती है तो क्या ही बात हो जाएगी। बेचारी ने इतना दर्द सहा है, इतनी गोलियां खाई हैं और मैंने भी कितना सहा है। अब हम सब चीजों से आजाद हो जाएंगे। लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि मेरी पत्नी इस लोशन के बाद कितने बड़े दर्द को सहने वाली है। मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी के घर वाले आए हुए थे, इसीलिए मैंने उस लोशन को अपनी जेब में छुपा लिया था। मैं अभी किसी पर भी यह बात जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैंने किसी लोशन को लिया है और मैं उससे अपनी पत्नी का इलाज करने वाला हूँ। मैं चुपचाप अपने ससुराल वालों के पास जाकर बैठ गया था और उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगा था। मेरा साला मुझे सख्ती से कह रहा था कि आपको मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना है, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है। मैं भी सिर को हल्की हल्की झुका रहा था, भला मैं इसके अलावा कर भी क्या सकता था। मैं उसकी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भाई बहनों में इतनी मोहब्बत होती है कि उन्हें किसी तीसरे पर यकीन नहीं होता। ऐसा ही हाल मेरे साले का भी था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उसे इस बात के लिए कुछ नहीं कहा था। कई बार मुझे उसका रवैया बहुत बुरा भी लगा था, उसका अंदाज भी अजीब लगा था, लेकिन मैंने फिर भी अपने होंठों को सी रखा था। वह लोग लगभग 2 से 4 घंटे हमारे घर बैठे थे और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। उनके जाने के बाद मैंने अपनी बीवी को वॉशरूम ले जाकर वहां से वापस ले आया था। फिर वह कमरे में आकर लेट गई थी। जब मैं फौरन उसके पास ही बैठ गया था और उसका चेहरा थामते हुए बोला था, मैं जो तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हें आज बिल्कुल ठीक कर देगा।
वह मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगी थी कि भला मैं क्या बोल रहा हूं। यकीनन उसको मेरी बात समझ नहीं आई थी। जब मैं फौरन बोला था, आज मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर गौतम से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक लेडी डॉक्टर से मुलाकात हुई है। उसने मुझे तुम्हारे मर्ज के लिए एक लोशन दिया है। उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे इन टूटे हुए पैरों पर इस लोशन को लगाऊंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। वह फौरन बोली थी, भला कैसा लोशन? और जो बात इस डॉक्टर ने बताई थी, फिर मैंने उसे वो भी बताई कि यह लोशन उन्होंने अपने खून से तैयार किया है और इसमें कुछ ऐसी दवाइयां मिलाई हैं जिससे तुम बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। मेरी बात सुनकर वह हैरान हो गई थी और फौरन बोली थी, नहीं दीपक, यह हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। न जाने क्यों मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। भला कोई कैसे अपने खून से लोशन बना सकता है? यह सब मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। वह फौरन अपना राय रखते हुए बोली थी, जबकि मैं उसकी बात काटते हुए बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, वह बहुत ही मंझी हुई डॉक्टर लग रही है। यकीनन उसने कोई न कोई बात तो मुझ में देखी होगी, तभी उसने यह लोशन मुझे दिया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और यह मामूली सा लोशन तुम्हारा क्या ही कर लेगा। ये कहते हुए मैंने उसके पैरों से चादर हटाई थी। उसके पैर बहुत ज्यादा टेढ़े हो चुके थे और चलने के काबिल नहीं रहे थे। मैंने उसकी शलवार को थोड़ा ऊपर किया था और फिर वही लोशन उसके पैरों पर लगाना शुरू कर दिया था। मगर जैसे ही मैंने उसके पैरों पर थोड़ा सा लोशन लगाया तो एकदम मेरी बीवी तकलीफ से तड़प उठी थी और जोर-जोर से चिल्लाने लगी थी। इस लोशन ने लम्हे में ही मेरी बीवी की पैर को जला के रख दिया था। मैं फौरन हैरान हो गया था और मैंने जल्दी से उस लोशन को साफ किया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह लोशन उस लेडी डॉक्टर ने अपने खून से नहीं बल्कि किसी तेजाब से बनाया था। मेरी बीवी का पैर बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। मैंने जल्दी जल्दी उसके पैरों पर पानी डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वह थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। मैंने फौरन ही एक डॉक्टर को अपने घर बुला लिया था। उन्होंने मरहम पट्टी कर दी थी और जब उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए उस लोशन को भेजा तो पता चला था कि वाकई उस लोशन में तेजाब डाला गया था, जिसकी वजह से कुछ बूंद ने ही मेरी बीवी के पैरों को जला दिया था। मैं हैरान था कि यह लेडी डॉक्टर कौन थी। मैं फौरन ही अस्पताल गया था और मैंने पूरे स्टाफ को हिला के रख दिया था और पता चला था कि वह कोई लेडी डॉक्टर थी ही नहीं। और जब मैंने फुटेज अपनी बीवी को दिखाई तो उसने देखकर मुझे बताया था कि यह तो उसकी एक सहेली है जो उसके बहुत ही करीब थी, मगर उसने ऐसा क्यों किया? और फिर मेरी बीवी ने सोचकर जो बात मुझे बताई, वह सुनकर मैं दंग रह गया था कि दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे की खुशियों से इतना जलते हैं कि अगले को इंसान ही नहीं समझते। दरअसल मैंने और मेरी पत्नी ने पसंद की शादी की थी और मेरी पत्नी की सहेली भी मुझे पसंद करना शुरू कर चुकी थी। ये बात उसने मेरी पत्नी को बातों ही बातों में बताई तो मेरी पत्नी ने उससे तमाम रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। यही वजह थी कि उसने जब मेरे बारे में यह सुना तो मुझे बहुत ही आराम से अपनी बातों में उलझा लिया था और मैं बेवकूफ़ इंसान उसकी ऐसी बातों में आकर अपनी ही बीवी को नुकसान पहुंचा चुका था। मगर शायद भगवान को मेरा यही अंदाज पसंद आ गया था और मेरी बीवी की तड़प भी। और फिर डॉक्टर गौतम मेरी बीवी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे थे। उन्होंने मेरी बीवी को कुछ ही दिनों में इतना बेहतर कर दिया था कि उसके पैर जो टेढ़े हो चुके थे अब सीधे हो जाते थे और अब मैं उसके करीब भी चला गया था। उसके साथ रिश्ते भी कायम कर लिए थे। हाँ, मैं उसे ज्यादा तकलीफ नहीं देता था, लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया करता था। मगर धीरे धीरे उसके पैर ठीक होना शुरू हो गए थे। लगभग 6 महीने बाद वह इतनी काबिल हो गई थी कि दीवार के सहारे चलना शुरू कर दी थी। बेशक अगर हम ऊपर वाले पर भरोसा करके किसी चीज को करें तो वह हमारी मदद जरूर करता है और ऐसे लोगों से भी दूर रखता है जो बुरे होते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैंने वह लोशन अपनी बीवी के पैरों पर ज्यादा नहीं डाला था, वरना मेरी बीवी का पैर और भी ज्यादा खराब हो जाता और मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।